मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा से संबंधित जो वसंत भाग 2 से हमने अब तक जो है 12वां अध्याय जिसका नाम है कंचा, क्षमा कीजिए, कंचा, और 13वां अध्याय जिसका नाम है एक तिनका एक आधुनिक कविता है। तो इन दोनों के पाठ्य जो अध्याय के आज हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करेंगे। तो कंचा में आपने देखा था कि यहाँ पर एक अप्पू नामक एक छोटा सा बालक है, उसे कंचे पर बहुत मनमोह लेता है, यानी आकृष्ट होता है। उसे किसी चीज़ का जो है ध्यान नहीं रहता है जब तक वह कंचों को खरीद नहीं लेता। तो यहाँ पर जो है यही दर्शाया गया है। इसके लेखक जो है टी पद्मनाभन यहाँ अप्पू की मानसिक स्थिति को जो है मानसिक स्थिति को दर्शाया गया है, किस तरह वो कंचे के प्रति आकृष्ट है। उसी प्रकार एक तिनका जो है यह एक कविता है। इसके जो कवि हैं वह हरिहौद और इन्होंने स्वयं अपने जो है यहाँ पर घमंड व्यक्ति के रूप में दर्शाकर जो एक तिनका जो है, जो घास का एक छोटा सा तिनका आँख में जाने के बाद उसका जो पूरा घमंड है वो किस तरह निकालता है, और इसके कविता के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि कभी की जो है कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार अपने से बहुत छोटा भी घमंड को चूर चूर कर सकता है। यहाँ पर वही बताने का प्रयास किया है। तो चलिए इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला हम कंचा जो 12वां अध्याय है उसके ऊपर के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे, यानी उसके मन में कल्पना, इमेजिनेशन जब करता है तो कंचों के बारे में, तो क्या होता है। अप्पू की कल्पना में झाड़ का आकार आसमान के समान बहुत ऊंचा हो जाता है। जब वह कंचे को देखता है तो उसका जो झाड़ कांच में डिब्बे में रखा हुआ वो बड़ा होता जाता है। वह स्वयं को जार में कंचों के साथ बिल्कुल अकेला पाता है, यानी उस जो झाड़ के अंदर वह समा जाता है और बहुत सारे कंचों के साथ होता है। परंतु इस स्थिति में भी वह बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उन कंचों के साथ वो बिल्कुल अकेला है। वो उनको चारों ओर बिखरता हुआ आनंद ले रहा है, क्योंकि किसी की भी हिस्सेदारी इसमें नहीं है। तो यह पहला भाग था। जब वह कंचे को देखता है तो तब उसका जो जार में रखा हुआ उसका आकार ज़्यादा होता है और उसमें वो घुस जाता है। घुसकर वहाँ पर कोई और नहीं था, वो केवल वो अकेला था। यह कल्पना की थी पहले उसने। दूसरा है, वही कक्षा में जब मास्टर जी ट्रेन के विषय में पढ़ा रहे थे, बॉयलर के विषय में आते ही, बॉयलर लोहे का बड़ा पीपा है। वह दोबारा अपनी कल्पना में विलीन हो जाता है कि लोहे के एक बड़े कांच के जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे उसमें कंचे भरे होंगे जॉर्ज, और वो उनसे खेलेंगे और किसी को भी उस खेल में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो ट्रेन का विषय जब मास्टर जी बता रहे थे, ये केवल यही सोच रहा है कि कंचों को खरीदेगा और कब जार जाएगा उसे दिखाऊंगा, और जब जार जाएगा तो उनके साथ ही खेलूंगा और दूसरों को, किसी को, मित्रों को शामिल नहीं करवाऊंगा। ये दो जो है कल्पना कंचों के बारे में वह कल्पना करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं। कौन? दुकानदार और ड्राइवर। फिर हंसते हैं। कारण बताइए। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार है, दुकानदार और ड्राइवर दोनों के आगे ही अप्पू की स्थिति एक चंचल बालक की है। दुकानदार के आगे अप्पू कंचों की तरफ आकर्षित हो
कल्पना में विलीन हो जाता है। दुकानदार जब वहाँ पर झार में जो कंचे देखकर वह कल्पना में, इमेजिनेशन में डूब जाता है। इस मनोस्थिति में उसका जरा भी ध्यान नहीं रहता कि उससे जार टूट जाएगा। दुकानदार इसी बात से थोड़ा खिन्न परेशान होता है। तो यहाँ पर वो इमेजिनेशन में खोकर जो बैठता है तो उस समय वो झार जो है टूटने का संभव होता है, इसीलिए वह जो है परेशान होता है दुकानदार। वही दूसरी तरफ अप्पू को सड़क के बीचों बीच से कंचों को उठाते देखकर ड्राइवर को बड़ी असुविधा होती है। इस बात से हैरानी भी कि इसको कंचों की परवाह है पर अपनी जान की नहीं, ऐसे ड्राइवर सोचता है। उसकी इस मनोदशा को देखकर पहले वो परेशान होते हैं, परंतु जब उसका कंचों के प्रति प्रेम देखते हैं तो दोनों को हंसी आ जाती है। तो दोनों ही इस प्रकार जो है घटना घटती है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। जब वह पहले प्रश्न पूछते समय सभी को विशाल रूप से पूछते हैं ऊंची स्वर में, तो बाद में वह एक्सप्लेन करते तब धीमी होती है। तो उत्तर देखिए इस प्रकार है, जब मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाने की मुद्रा में थे, वो जोर जोर से बोल रहे थे ताकि कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी पाठ को भली भांति सुन पाए। परंतु जब वह बच्चों को समझाने की मुद्रा में थे, प्रत्येक विद्यार्थी को इस विषय में सही व पूरी जानकारी प्राप्त हो, वह धीमे आवाज में समझाने लगे। ठीक है, इस तरह। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है, माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। दूसरा है, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। तो इसका उत्तर जो है, देखिए जो वहाँ पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है उसका हमने दो जो है वाक्य बनाए हैं। पहला है, दांतों तले उंगली दबाई, इसका जो है मुहावरे का आश्चर्यचकित होना। तो वाक्य में प्रयोग देखिए, शाम को तैरता देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, शाम को। हैरान होना, तो देखिए, शीला को रोटी बनाता देखकर माँ हैरान हो गई। तो इस तरह वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार सांस रोके हुए। ठीक है, तो देखिए, भय से कांपना, तो देखिए, शेर को देखते ही मैं भय से कांप गया। और दूसरा है, पसीना पसीना होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है, पकड़े जाने पर चोर डर से पसीना पसीना हो गया। इस तरह जो है आप उत्तर लिख सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह जो है हमने कंचा जो पाठ का अध्ययन के समग्र प्रश्नोत्तर पर चर्चा की। अब हम एक तिनका जो है उसके ऊपर से संबंधित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो यह इसका जो है पंक्ति थी, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। तो इस तरह होगा, मूंट देने लोग कपड़े की लगे। जो है यह पंक्ति है कविता की, उसे हम लोग कपड़े की मूंट देने लगे। ऐसे सरल हम जो है वाक्य सीधा वाक्य में करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 4 वाक्य हैं जो पंक्तियाँ हैं, लाइन है कविता के। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। दूसरा है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी जब किसी डब से निकल तिनका गया। तो इसे हम
जो है सीधे यानी इस तरह वाक्य में हम करेंगे जो बोलचाल की वाक्य हैं। तो देखिए इसका उत्तर जो है क्षमा कीजिए, इसके उत्तर हम बाद में देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? तो उत्तर देखिए, कवि ने उस दिन की घटना कही है जब घमंड में चूर उसका विवेक समाप्त हो गया था। घमंड में जो है विवेकता जो है वह समाप्त हो गया था, विनयशीलता, वह स्वयं को श्रेष्ठ समझता था। एक दिन उसकी आंख में एक तिनका गिर गया, तिनके के कारण उसकी आंख लाल लाल हो गई। दर्द के मारे वह रो पड़ा। लोगों ने उसका बहुत इलाज किया लेकिन उसको आराम नहीं मिला। जब तिनका स्वयं ही आंख से निकल गया तब जाकर उसे आराम मिला। इस घटना ने लेखक का सारा घमंड चूर चूर कर दिया। उसकी आंखें खुल गई, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका व्यवहार बदल गया। इस घटना के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि हमें स्वयं पर कभी अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमारे गुणों को समाप्त कर देता है और हमें जानवर बना देता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने अभिमान घमंड का त्याग करें। इसी जो है इसका इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। चाहे तो आप अपने शब्दों में जो है स्वयं लिख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आंख में जब तिनका गिरता है तो क्या उसकी क्या दशा हुई, उसकी स्थिति क्या हुई? तो उत्तर इस प्रकार है, आंख में तिनका पड़ते ही घमंडी की आंखें दर्द से लाल हो गई। उसने अनेकों प्रयत्न किए, सब लोगों की मदद ली, किसी ने कपड़े की सहायता से उसे निकालने का प्रयत्न किया परंतु सब बेकार ही सिद्ध हुआ। वो दर्द से करार रहा था पर कुछ कर नहीं पा रहा था, इसका घमंड दूर हो गया। तो देखो इस तरह जो है उसकी दशा हो गई थी। जब तिनका कितने प्रयत्न करते हुए भी, सभी जन प्रयत्न करते हुए भी वो निकल नहीं रहा था, तो उसे जो है उसका घमंड जो है पूरा निकल गया। अगला प्रश्न है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोग ने क्या किया? आसपास के जो लोग थे उन्होंने क्या किया? देखिए इसका उत्तर इस प्रकार है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए लोगों ने कपड़े की मूंट बनाकर तिनके को निकालने का प्रयत्न किया जो विफल रहा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ठीक है, तो घमंडी को एक तिनके के जरिए देखिए वो कैसे दी है। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यह जो है हरिओद उपाध्याय द्वारा रचित कविता के अंतर्गत पंक्तियां हैं जो घमंड के ऊपर लिखा गया है, जो इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। जो दोहा में किस तरह था देखिए, तिनका कबहू न निंदिए, तिनके को कभी निंदा नहीं करना चाहिए। पांव तले जो होए कबहू उड़ी आकिन, परे फिर गनेरी होए। उनको जो छोटा सा जो तिनका है उसे भी कभी आप निंदा मत करिए, क्योंकि वह कब आपकी आंखों में जाएगा और आपको बहुत तकलीफ देगा। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है लिखिए। तो दोनों को हमें जो है, दोनों का जो अंतर हमें और समानता लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर इस प्रकार है। समानता देखिए, हरिओद उपाध्याय जी व कबीरदास जी ने घमंड ना करने की शिक्षा ही है। इसकी शिक्षा जो है घमंड ना करना।
दोनों ने ही इस शिक्षा को देने के लिए तिनके का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, अंतर देखिए, दोनों ने कही तो एक ही बात है, परंतु उनकी कहानी के आशय में अंतर है। एक तरफ उपाध्याय जी ने यहाँ स्वयं को संबोधित किया है। उनके अनुसार एक समय में इतने अभिमानी थे कि स्वयं को कुछ नहीं समझते थे, पर एक तिनके के कारण उनका सारा अभिमान जाता रहा। तो यहाँ पर क्या है, स्वयं हरिऔध उपाध्याय जी ने क्या किया है, अपने को घमंडी समझकर और उसका स्वयं का उदाहरण दिया है। उसी प्रकार देखिए, तो दूसरी तरफ कबीरदास जी ने तिनके को संबोधित किया है। उनके अनुसार कभी भी दूसरे व्यक्ति को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय की स्थिति कैसे पड़े कि वो तिनका छोटा व्यक्ति उसकी पीड़ा का कारण बन जाए। देखिए, जो है व्यक्ति को संबोधित करते हुए कबीरदास ने लिखा है कि किसी को निंदा मत कीजिए, कब वह क्या हो जाएगा, तिनका उसकी पीड़ा का कारण बन जाएगा, ऐसे इस प्रकार बताया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थप से, टप से, थर से, फुर से, सन से, इन उपर्युक्त जो है शब्दों को यहाँ रिक्त स्थानों में भरना है। पहला है, मेढक पानी में डैश डैश से कूद गया, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद डैश डैश छू गई, शोर होते ही चिड़िया डैश डैश उड़ी, ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में डैश डैश कांप गया। तो देखिए, इसके प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है। मेंढक पानी में छप से कूद गया, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से छू गई, ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से कांप गया, शोर होते ही चिड़िया फुर्र से उड़ी। इस तरह जो है प्रश्नों के उत्तर। इस तरह हमने आज एक तो कंचा के संबंधित पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर पर समग्र अध्ययन किया, उसके साथ साथ जो कविता थी एक तिनका, उसका भी हमने जो है प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा की। इस तरह आज हमने दोनों अध्याय के प्रश्नोत्तर पर चर्चा की। अगले वीडियो में फिर से हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।